बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ केस जल्द सुनने का मुतालबा कर दिया है, जबकि बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से कहा गया है कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई थी और हम आगे बढ़ना चाह रहे थे, जबकि हुकूमत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वर्ल्ड बैंक के तहत पाकिस्तान में $40 अरब की सरमायाकारी पर तशक्कुर का इजहार करते हुए उसे खुश आइंद करार दिया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वर्ल्ड बैंक के तहत जो पाकिस्तान में सरमायाकारी की जा रही है उस पर इजहार तशक्कुर किया है। आलमी बैंक की फंडिंग से मुल्क की मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे? बहुत अच्छा है जी, ये फंडिंग हो जाती है, लेकिन ये तमाम अदारे जो हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस, यूनेस्को, WHO, इन सब अदारों का जो मुस्तकबिल है वो बड़ा गैर यकीनी है मौजूदा हालात में, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद का जो ऑर्डर है वो ख़त्म हो रहा है पूरी दुनिया में, और वो जो कंफर्ट जोन में हम रहते हैं और उसमें बैंकिंग सिस्टम क्या था, जो मैं कल भी बात कर रहा हूँ, कैसे कार्टल्स बने हुए थे, कैसे एक ख़ास किस्म की एलीट जो हर एम्पायर्स में, हर दौर में जो पनपती है, ताकत पकड़ती है, वो ग्रेजुअली वो चेंज हो रहा है सारा सिस्टम, ठीक है। और कल जो है वो एक बड़ा तारीख़ी दिन है इस हवाले से कि सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम की, और मुलाकात होने जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन की टीम की। और ये मुलाकात इसलिए बहुत अहम है कि दोनों तरफ से जो सेक्रेटरी खारजा और वज़ीर खारजा यानी सर्जाई लेवरोफ और मार्को रूबियो, ये उसमें अपने वफूद की क़ियादत करेंगे। जो उशकोफ हैं वो उसमें साथ शरीक होंगे, जो कि बहुत करीबी मुशीर हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के एडवाइज़र हैं, और पॉलिटिकल अफेयर्स पे उनको एडवाइस कर रहे हैं एक तवील अरसे से। 2012 से प्रेसिडेंट पुतिन के साथ हैं, वैसे तो बहुत अरसे साथ हैं, लेकिन वो उनको एडवाइजरी में जो है वो फॉरेन पॉलिसी एडवाइस उनको करते हैं 2012 से। लेकिन ये जो इन्होंने डेलीगेशन आ रहा है ना, वहाँ से तो हमें इल्म है कि वहाँ से मार्को रूबियो अमेरिका से रियाद पहुँच गए हैं, और वहाँ से माइक वॉल्स पहुँच रहे हैं, ज्वाइन कर लेंगे, और साथ उनके स्टीव विटकॉफ पहुँच गए हैं, जो कि मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा खसूसी, जिन्होंने गज़ा डील भी करवाई, यूक्रेन डील भी करवाई है। वो जो कीथ के लोग थे, वो दरमियान में कोई अलग कहानी जो है वो उनका जो फार्मूला था वो नहीं चला। वो जो लेके चल रहे थे, वो जो जिनको नुमाइंदा खसूसी पहले अनाउंस किया गया था यूक्रेन का, वो मौजूद है, लेकिन ये जो सारे मामलात हुए हैं इसमें स्टीव विटकॉफ ही, यूक्रेन का मामला भी और गज़ा का मामला भी। अच्छा, तो ये जो है ये अब स्टीव विटकॉफ ही, लेकिन वहाँ से जो डेलीगेशन है उसमें एक तो सरजाई नेरी यशकिन जो हैं, ये वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन के कोई मेरा ख्याल है कोई 50 साल से तो साथी हैं, KGB के दौर के, और ये वहाँ की जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उसके सरबराह हैं, रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के सरबराह हैं। तो मार्को रूबियो एडवाइज़र टू पुतिन ऑन फॉरेन पॉलिसी और रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के हेड, ये जो हैं ये पहुँच गए हैं रियाद, और इनके मुज़ाकरात होंगे कल। वहाँ से मार्को रूबियो सेक्रेटरी स्टेट और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र माइक वॉल्श, और साथ उनके स्टीव विटकॉफ, और उसके बाद तेज़ी के साथ तैयारी इस बात की हो रही है कि प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट ट्रंप की मुलाकात हो। दोनों मुल्कों के जो रहनुमा हैं उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी जून 2021 में प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रेसिडेंट पुतिन की जंग शुरू होने से पहले, लेकिन वो मुलाकात ज़ाहिर है कि नाकाम इसलिए हो गई थी कि बाद में फिर वो मामलात जंग की तरफ चले गए थे, और किसी अमेरिकी सदर और रशियन प्रेसिडेंट की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन तब की मुलाकात और इस मुलाकात में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन आ रहे हैं एक फातेह के अंदाज में, जिनको आइसोलेट कर दिया गया, जिन पे पाबंदियाँ लगा दी गई, जिनके बारे में ये तय हो गया कि इन पे माशी पाबंदियों में सर्वाइव नहीं कर पाएगा रशिया का तेल कोई नहीं ख़रीदेगा, रशिया के जो मतलब दूसरे मुल्कों पे दबाव है, सारा कुछ करने के बाद जो है
वो प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो इस पूरा जो उनकी पॉलिटिकल लाइफ का एक बहुत बड़ा क्राइसिस था, और दरमियान में जो है वो ऐसा दौर भी आया कि उनके ख़िलाफ़ बगावतें भी हुई, अटैक्स भी हुए बराह रास्त, और बहुत कुछ हुआ। लेकिन ये कि वो इन तमाम बहरानों से फातह के तौर पे निकल के सामने आए। ये तकरीबन ऐसे ही बहरान जिन बहरानों का सामना प्रेसिडेंट ट्रंप को करना पड़ा, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी आसानी से मतलब उनको भी एक तरह से अमेरिका में या दुनिया ने कहा था कि कभी ट्रंप का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से पुतिन को, तो ये दोनों अब फातहीन के तौर पे रियाद में मिल रहे हैं। सऊदी अरेबिया की अहमियत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रेसिडेंट ट्रंप जब अपने पहले दौर में सऊदी अरेबिया आए थे तो उस वक्त 2017 में तो इस्लामी एक वहाँ समिट हुई थी, मुख्तलिफ अरब मुल्कों के लोग आए थे, वहाँ पे रहनुमा आए थे, शरीक हुए थे। लेकिन उसके बाद एक तलखी पैदा हो गई थी और कतर के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे बाकी मुल्कों के साथ। वो ताल्लुकात जो हैं वो कतर के ख़राब ही रहे प्रेसिडेंट ट्रंप के, जो ट्रंप 1.0 के काफ़ी अरसे तक। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि जब बाइडन दौर आया और ट्रंप जो है वो जा रहे थे और ये सारे मामलात हुए, तो दरमियान में एक तो ये हुआ कि चाइना ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान मामलात को ठीक कर दिया। और उसके बाद तेज़ी के साथ कतर के साथ मामलात सऊदी अरेबिया के ठीक हुए। उसके बाद तुर्की और मिस्र के दरमियान कशीदगी ख़त्म हुई, ईरान और मिस्र के दरमियान कशीदगी ख़त्म हुई, और ये सारे मुल्कों के दरमियान कशीदगी जब ख़त्म हो रही थी तो उसमें जो गज़ा पे जहरिया जारी थी इसराइल की, उसका एक अहम किरदार इसलिए रहा कि उस वक्त सब इकट्ठे हुए कि नहीं, ये जो है इस वक्त आपस की किसी किस्म की तफरीक जो है वो मुनासिब नहीं है। तो कल जो है वो कल का दिन तारीख़ी दिन है, और इसमें तमाम यूरोप का फैसला हो रहा है बगैर यूरोप के, और यूक्रेन का फैसला हो रहा है बगैर यूक्रेन के, और दो मुल्कों के, दो ताकतों के सरबराह मिल रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं कि तीसरे सरबराह से मुलाकात कैसे तय की जाए, और वो हैं शी जिनपिंग। अच्छा, ये जो है ना, ये अब एक अजब सा तमाशा है, क्योंकि आज जो है पेरिस में जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं उन्होंने यूरोपीय रहनुमाओं का एक इजलास बुलाया, और उसमें यूरोप से हटके भी जो बरतानवी वज़ीर आज़म है कीर स्टारमर वो भी शरीक हुए, और वो शरीक हुए, और वो अगले चंद दिनों में वो जा रहे हैं अमेरिका, बरतानवी वज़ीर आज़म। और बरतानवी वज़ीर आज़म जा रहे हैं अमेरिका। उनको बड़ी सरप्राइजिंग कॉल एक रिसीव हुई है पिछले एक दो दिनों में, और वो सरप्राइजिंग कॉल जब ये सारा म्यूनिख में जेडी वैंस और बाकी लोग सारे बात करें, तो बरतानवी वज़ीर आज़म को इस दौरान एक बड़ी सरप्राइजिंग कॉल जो है वो मौसूल हुई, और वो प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना यह है कि उनकी तरफ से रिक्वेस्ट की गई। बहरहाल दोनों की टेलीफोन पर बात हुई, यानी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की और कीर स्टारमर की, और साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के दरमियान बात हुई, और उसमें तय हुआ कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है अगले चंद दिनों में जाएंगे अमेरिका। ये मेरा ख्याल है किसी भी बरतानवी वज़ीर आज़म का शायद सबसे एक अजब सा दौरा होगा अमेरिका का गुज़रे कई दिहाइयों के दौरान, क्योंकि वो वहाँ पर इस सूरत हाल में जा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं यूरोप और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँगा। अच्छा, अब वो पुल का किरदार अदा करने से पहले इतना कुछ हो जाएगा, क्योंकि देखें यूरोप इन मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है, जिन मुज़ाकरात में यूरोप का फैसला हो रहा है, और उन मुज़ाकरात का भी हिस्सा नहीं है। अच्छा, बरतानिया जो है ना यूरोप में है, और वो यूरोप से भी निकल चुका है ब्रेग्जिट के बाद। बरतानिया इस पूरे बहरान की सबसे ज़्यादा अगर कहीं हीट आने वाले दिनों में जो मार्केट्स हैं और जो मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो हीट से मुराद ये है कि जो दबाव या प्रेशर आएगा वो बरतानिया पे आएगा, बरतानिया की इकॉनमी पे आएगा, मईशत पे आएगा, जॉब्स पे आ सकता है, बाकी मामलात पे आ सकता है, क्योंकि बरतानिया जो है वो कोशिश अलग से करेगा कि हम पे वो टैरिफ्स ना लगाए जाएं जो यूरोप पे लगाए जा रहे हैं, तो वो अपनी बात भी करेगा, लेकिन साथ उसने यूरोप की बात भी करनी है। तो एक बड़ा ट्रिकी से मामलात हैं जो बरतानिया की मौजूदा क़यादत को के सर पे हैं इस वक्त, वो कैसे आगे उसको लेके चले। और जो यूरोप है वो पहली दफ़ा, क्योंकि यूरोप भी डिवाइड हो गया, क्योंकि विक्टर ऑर्बन जो हैं, विक्टर ऑर्बन जो कि हंगरी के जो
जो सरबराह हैं, उनका ये कहना है कि ये जो हंगरी टुडे, अगर मैं फर्स्ट कोट कर रहा हूँ आज नंबर 1 स्लाइड, रशियन यूक्रेनियन वॉर इज़ नॉट अबाउट यूक्रेन बट नेटो एनलार्जमेंट, ये विक्टर ऑर्बन। तो बात वही है कि हंगरी भी तो यूरोप का हिस्सा है ना, तो मशरकी यूरोप जो है वो सबसे ज़्यादा वो दबाव महसूस कर रहा है, क्योंकि वो फिर दोबारा से रशिया के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जा रहा है। यानी आप उसी जो कल मैंने बात की थी कि वार्सा की जो लाइन सोवियत यूनियन उस वक्त स्टालिन ने कही थी कि ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, आप इधर मत आइएगा। तो जब नेटो की यानी जब ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप ही नहीं देनी, और वहाँ पर जितने हिस्से चले गए वो चले गए, वापस नहीं मिल सकते, और वो हिस्से आगे बढ़ते जा रहे हैं, रशिया वो आगे हिस्से बढ़ाता जा रहा है। आज टेलीग्राफ में बरतानवी वज़ीर आज़म का एक मजमून शाया हुआ है, और वो जो मजमून है 4th स्लाइड में देखें तो पोटेंशियली पुटिंग ब्रिटेन इन हार्म्स वे इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट बी रेडी फॉर टू डू आवर बिट फॉर यूरोप। उसमें उन्होंने ये कहा है कि बरतानिया जो है वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड रखेगा, यानी अपने फ़ौजी वहाँ पे हिफाजत के लिए भेजेगा यूक्रेन में। अब सवाल यह है कि यूक्रेन में पीस की, इस पर एक सवाल उठता है, पैदा होता है कि भाई यूक्रेन में बरतानिया के पीस कीपर कैसे जा सकते हैं? पीस कीपर्स तो होते हैं किसी न्यूट्रल फोरम के, यानी पीस कीपर तो अक़वाम मुत्तहिदा के हो सकते हैं ना, या पीस कीपर जो है ऐसे हो सकते हैं जिनमें जो दोनों पार्टीज एग्री कर जाएं। तो बरतानिया जो है उसने कमिट कर लिया है आज कि भाई हम अपने पीस कीपर्स भेजेंगे, और पीस कीपर्स हमारे जो हैं वो वहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे यूक्रेन में। अब आर्टिकल 5 के तहत देखें दो मामला, पहली मामला तो ये कि वो पीस कीपर होंगे। अब अगर सीज फायर लाइन टूट जाती है, फ़र्ज़ करें, मैं ये मजमून पढ़ के दो तीन बातें ज़हन में आई, तो मैंने कहा उसको मैं पहली बात तो ये कि सीज फायर लाइन के ऊपर यूनाइटेड नेशंस मॉनिटर करती है। अगर बरतानिया होगा तो वो तो सीज फायर लाइन पे नहीं होगा, वो तो यूक्रेन में होगा। सीज फायर लाइन तो एक बफर सा एक जोन होता है, जो भी होता है। अगर वो सीज फायर लाइन टूटती है, हमेशा टूट जाती है, खिलाफ वर्जी हुई, ये हुआ, सीज फायर लाइन बड़ी एक, या तो परमानेंट बॉर्डर बन जाए ना, सीज फायर लाइन एक हमेशा जो है ना बड़ी एक कन्फ्यूजन सा उसमें रहता है कि भाई ये क्या कोई इल्ज़ाम लगा रहा है उसने तोड़ी है, इज्जत तोड़ी है, तो तोड़ी। एनीवे, तो ये सीज फायर लाइन क्यों बरतानिया होगा? सीज फायर लाइन टूटती है तो बरतानिया क्या करेगा? क्या बरतानिया खामोशी से देखता रहेगा या जंग में एंगेज हो जाएगा? आर्टिकल 5 के तहत नेटो का मेंबर नहीं है यूक्रेन, तो यूक्रेन के ऊपर अगर हमला होता है तो क्या बरतानिया या कोई भी यूरोप का मुल्क जो है वो आर्टिकल 5 के तहत पाबंद नहीं है? नेटो तो वैसे ही अभी एक अजीब से फेज में चला गया ना नेटो। ये मैंने कहा ना, सारे ये जो है ना यूएसए, नेटो, वर्ल्ड बैंक, IMF, इनका क्या मुस्तकबिल है अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि अब आगे जाके शेंगन वीज़े फलाना ये सारे अब आगे कमिंग डेज के अंदर ये उथल पुथल होने जा रही है। और एंटी इमिग्रेंट्स चूँकि वहाँ पे पार्टीज़ आ रही हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो अगर एंटी इमिग्रेंट पार्टीज़ भी आती हैं और वो कह रही हैं कि हम तो ट्रम्प के करीब हैं और पुतिन के करीब हैं, तो फिर उसके बाद यूरोप की इकॉनमी कैसे ठीक? असल मसला तो ये है कि यूरोप की इकॉनमी कैसे ठीक होगी, क्योंकि ट्रम्प ये कह रहे हैं कि भाई यूरोप के लोगों अगर अच्छा कारोबार करना है तो अमेरिका आ जाओ, और टैरिफ से बचना है तो भी अमेरिका आ जाओ। तो वो यूरोप के लोगों को अमेरिका बुला रहे हैं, तो यूरोप की जो बिजनेस जिन्होंने यूरोप में सेट किए हुए हैं या यूरोप में जिन्होंने, तो वो क्या यूरोप में रहेंगे या वो अमेरिका चले जाएंगे? प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये कह रहे हैं कि हम यूरोप पे टैरिफ डाल रहे हैं, अच्छा अगर टैरिफ फ्री बिजनेस लाना है तो यूरोप को भी छोड़ो और अमेरिका आ जाओ। तो ये एक यूरोप जो है एक बहुत बड़े, आप समझें कि इस वक्त वहाँ पे सोच विचार जारी है कि क्या करना है, और उसमें चाहे वो हुक्मरान जमातें हों या वो अपोजिशन पार्टीज हो सारी, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म में है ना कि बिजनेस ही यहाँ से उठ के वहाँ तो टैरिफ क्या देखिए ना, ये अगर राइट विंग पार्टीज आ जाती हैं तो ये जो कि ट्रम्प के करीब हैं तो ये तो टैरिफ तो नहीं ख़त्म करवाएंगी ना। तो एक अजीब सा आप समझ लें कि उथल पुथल सारी दुनिया का जो मैं कह रहा हूँ नक्शा ये सारा तब्दील होने जा रहा है, और आगे सिस्टम्स क्या होंगे हम नहीं जानते। अच्छा, ये जो एक शख्सियत का जो नाम है ना वो बड़ा कम डिस्कस होता है, उनका नाम है जेफरसन डेविस। ये जेफरसन डेविस जो हैं ये 1808 में ये पैदा हुए और 1879 में इनका इंतकाल हुआ। ये तारीख का एक बड़ा किरदार है जेफरसन डेविस। अभी उनकी तस्वीर शायद हम ये हैं। अच्छा, ये जो है ये मैं इस तरह से आपको बताऊं कि ये कुछ तारीख ऐसी है जो तारीख बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं होती, जिसको ज़रा हौले हौले रखा जाता है। उसमें से एक किरदार ये भी है। हुआ ये कि अमेरिका जो है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अभी आप सुने 2 मिनट 3 मिनट की कहानी तो आपको अजीब लगेगी कि ऐसा भी हो सकता है
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सिविल वॉर हो गई, ठीक है, जो 1860 में, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 1860 यानी 19वीं सदी, यानी जब यहाँ पे 1857 तो वहाँ 1860 में वहाँ पे जो है वो अमेरिकन इलेक्शन हुआ। अमेरिकन इलेक्शन में जीत गए जनाब इब्राहिम लिंकन, जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे। कौन सी रिपब्लिकन पार्टी? जिससे ट्रंप है, इसीलिए इन्होंने लिंकन बाइबल के ऊपर हलफ उठाया था। अच्छा, अब ये हुआ कि इब्राहिम लिंकन जीत गए, लेकिन इब्राहिम लिंकन जो जीते तो उनका जो नारा था इलेक्शंस में वो ये था कि मैं अमेरिका से ग़ुलामी को ख़त्म करूँगा। जो स्लेवरी है वो बहुत ज़्यादा चूँकि फैली हुई थी तो उन्होंने कहा मैं ख़त्म करूँगा। उन्होंने कहा मैं ख़त्म करूँगा, तो उसके ऊपर जो उन्होंने ऐलान तो कर दिया। अच्छा, अब ये हुआ कि अमेरिका की 13 रियासतों में बगावत हो गई, क्योंकि जो नॉर्थ की रियासतें थीं, अमेरिकन सिविल वॉर हम पहले भी डिस्कस करते हैं, दोबारा एक दफ़ा इसको दोहरा लेते हैं। तो जो ऊपर की जो नॉर्थ की रियासतें थीं ना, वो सनती हो गई थीं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लेव्स की ज़रूरत नहीं थी। जो जनूब की रियासतें थीं वहाँ पे कॉटन और ख़ास तौर पे कॉटन और बहुत सारे दूसरे जो मामला थे उनके लिए जो खेत वेत थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़रूरत थी कि वो जो है वो अगर हम मैप दिखाएं तो मैप में बड़ा क्लियर है कि साउथ और नॉर्थ के 2 हिस्से बन गए थे, 2 रियासतें आ गई थी। अच्छा, तो उसमें यह है कि अब ये हुआ कि जो नॉर्थ की जो रियासतें हैं उनके खिलाफ बगावत कर दी साउथ की रियासतों ने। और साउथ की रियासतें जो हैं, अगर हम देखें इसमें तो 11 रियासतें हमें नज़र आती हैं। जो साउथ की रियासतें थीं उन रियासतों ने बगावत कर दी। वो कहते थे कि हमें तो गुलाम चाहिए, हमारे यहाँ तो काम ही नहीं चल सकता, आपके यहाँ सनतें बन गई तो क्या हो गया, हमारे यहाँ तो गुलामी लाजिम है। अब ये हुआ कि वो जब साउथ की रियासतों ने बगावत कर दी तो खाना जंगी हो गई, यानी साउथ और नॉर्थ की खाना जंगी, सनती रियासतें और जो ये जहाँ पे किसान काम कर रहे हैं उनके दरमियान बगावत हो गई। अब जब बगावत हो गई तो ये हुआ कि वो बगावत इस तरह से हुई कि जो ये 13 रियासतें थी इन्होंने इब्राहिम लिंकन के मुकाबले पे अपने सदर का ऐलान कर दिया। अमेरिका में 2 सदर बन गए। इब्राहिम लिंकन के दौरान के जो खाना जंगी थी, इसमें अमेरिका के जो दूसरे सदर थे उनका नाम था जेफरसन डेविस। तो एक ही वक्त में अमेरिका के 2 सदर बन गए। तो जेफरसन डेविस ने ऐलान कर दिया कि सदर तो मैं हूं और ये 13 रियासतों का मैं सदर हूं, और ऊपर जो है वो 11 रियासतों का, और मैं ये नॉर्थ की रियासतों से उन्होंने अटैक किया और जंग शुरू हो गई। अब ये हुआ कि 2 मुल्क सपोर्ट कर रहे थे जेफरसन डेविस को, और वो मुल्क थे बरतानिया और फ्रांस, क्योंकि बरतानिया और फ्रांस की मईशत का बहुत बड़ा दारोमदार था अमेरिका में। ये जो कपास और स्लेवरी और ये सारा सिलसिला था, वो हमायत कर रहे थे जेफरसन डेविस की, और इब्राहिम लिंकन जो है वो तनहा रह गए थे। और ये नॉर्थ की जो कन्फेडरेशन वाली बात हो रही थी, ये यूनियनिस्ट ऊपर थे, ये कन्फेडरेशन जो है ये कन्फेडरेशन वाले नीचे थे, साउथ में ये आगे बढ़ रहे थे, और इस बात के खतरात पैदा हो गए थे कि कहीं इब्राहिम लिंकन जो हैं, क्योंकि इधर बरतानिया और फ्रांस की सपोर्ट आ गई थी, तो यूरोप, तो अब ये हुआ कि वो ये था कि कहीं इब्राहिम लिंकन जो है उनको शिकस्त ना हो जाए। इस मरहले पे ज़ारे रूस अलेक्जेंडर द सेकंड, ज़ारे रूस अलेक्जेंडर द सेकंड ने अपने जंगी बहरी बेड़े अमेरिका की तरफ रवाना कर दिए, और उनमें से एक जंगी बहरी बेड़ा जो है न्यूयॉर्क, दूसरा सैन फ्रांसिस्को पे पहुंच गया, और वो ज़ारे रूस ने इब्राहिम लिंकन की वो जो मदद की। अब वो ज़ारे रूस, उस वक्त ज़ारे रूस के इशूज़ चल रहे थे, ऑटोमन एम्पायर, क्रीमिया जंग हुई थी, उसकी वजह से फ्रांस और रशिया ये दूसरे मामला थे, लेकिन बहरहाल रशिया ने इब्राहिम लिंकन को बचाने के लिए ज़ारे रूस ने अपनी फ़ौज भेजी, और ज़ारे रूस की फ़ौज जब वहाँ पहुँच के खड़े हो गए, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया जंग में, खड़े हो गए, उसकी वजह से ये जो थे, जो रशिया और फ्रांस था, ये पीछे हट गए, इन्होंने हमायत छोड़ दी कि भाई कहीं यहाँ पर रशिया, क्योंकि सख्त मैसेज आया था रशिया का कि इब्राहिम लिंकन को के खिलाफ कोई दूसरा मुल्क इन्वॉल्व ना हो, अगर लड़ाई होगी तो सिर्फ यहाँ पर यूनियन के लोग और कन्फेडरेशन के लोग लड़ेंगे आपस में, कोई बाहर का यूरोप का मुल्क नहीं आएगा। रशियंस जाके खड़े हो गए वहाँ पे बेरी बेड़े इब्राहिम लिंकन की हमायत में, और नतीजा ये हुआ कि इब्राहिम लिंकन जंग जीत गए। तो अमेरिका में अगर इब्राहिम लिंकन को फर्ज करें शिकस्त हो जाती, बरतानिया और फ्रांस आए थे इब्राहिम लिंकन को ख़त्म करने, अगर फर्ज करें
रशिया मदद नहीं करता है इब्राहिम लिंकन की, तो तारीख मुख्तलिफ होती है आज दुनिया की भी और अमेरिका की भी। और बरतानिया और फ्रांस जो हैं ये इनकी कॉलोनी बनती है ना, क्योंकि यही तो फिर रहते वहां पे, ठीक है। और तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि जब अमेरिका की तारीख डिस्कस होती है और इब्राहिम लिंकन का जिक्र होता है, तो इब्राहिम लिंकन ने फिर सर्वाइव, ये जो बंदा दूसरा था जो जेफरसन डेविस, और अभी हम जो तस्वीर दिखा रहे थे कि वो जो उसके साथ उसके जो जनरल थे साउथ के, और ये जो बंदा था जो बिल्कुल कोने में, ये इसने प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया था अपने आपको जेफरसन डेविस, और ये इसको उठा के जंग के बाद जेल में डाल दिया। उनको उन्होंने सरेंडर किया, सजाएं हुई बड़ी सख्त। ये बहरहाल ये जो नॉर्थ की टीम थी ये जीत गई, ये इसने अमेरिका को कंटिन्यू किया, साउथ वाली टीम हार गई रशिया की इब्राहिम लिंकन को हमायत की वजह से, ठीक है। हमायत सफारती, और ये कि फौज पहुंच गई, हिस्सा नहीं लिया, खड़ी हो गई जाके साहिलों पे। इस सिलसिले में जो सेकंड स्लाइड है, अगर किसी ने इसमें डिटेल पढ़नी हो तो बड़ी इंटरेस्टिंग, अमेरिकन रशियन कल्चरल कोऑपरेशन फाउंडेशन का एक प्रिंट आउट है, अलेक्जेंडर सेकंड इब्राहिम लिंकन, ठीक है, जार एंड द प्रेसिडेंट के हवाले से। तो जार और प्रेसिडेंट के ताल्लुकात, एक अमेरिका और रशिया के ताल्लुकात में कहीं ये भी किस्सा आता है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने मदद तलब की थी जार रूस से, और जार रूस आया तो अमेरिका का सदर बचा और वहाँ कंटिन्यूएशन हो गई, ठीक है, वरना ये कॉलोनीज दोबारा आ गई थी वहाँ पे। अच्छा, तो बहरहाल अब ये आप उससे चले जाएं फिर येल्टा कॉन्फ्रेंस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का सारा सिनेरियो, और अब आप आ जाएं। अब ये जो मुलाकात होने जा रही है, इसके एक दिन बाद इत्तेफाक से ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब आ रहे हैं, ज़ेलेंस्की सऊदी अरब आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे तो बहुत दिनों से बुलाया हुआ था। वो यूरोप के लोग सोच रहे हैं एक मिनट हम ज़ेलेंस्की का साथ दे रहे हैं, ज़ेलेंस्की इन मीटिंग्स में शरीक नहीं हो रहे जो कल हो रही हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा बड़े दिनों से मेरा इरादा था मैं थोड़ी देर सऊदी अरब से होकर आता हूँ। वो सब शक कर रहे हैं यूरोप के अंदर कि ज़ेलेंस्की सऊदी अरब क्यों जा रहा है, ये मुलाकात में शरीक नहीं होगा, लेकिन सऊदी अरब ने क्यों बुलाया है? तो ये एक इंटरेस्टिंग सी डेवलपमेंट है कि ज़ेलेंस्की सऊदी अरब अगले दिन, बुध के दिन, कल मंगल के रोज़ मुलाकात होगी इन दोनों टीम्स की, रशियन और अमेरिकन जो टीम्स हैं, और उसके बाद बुध के दिन वो ज़ेलेंस्की सुबह सऊदी अरेबिया में मिलेंगे। किससे मिलेंगे अभी इसके ऊपर सोच विचार जारी है कि किससे मिलना है। उन्होंने बस उनसे कहा आप सऊदी अरब आ जाएं। अच्छा, इसी दौरान जो है वो दूसरा जो एक बहुत बड़ा धचका लगा है नेतन्याहू को, वो ये लगा है कि मुतबादिल प्लान पेश हो रहा है, और जो स्टीव विटकॉफ हैं उन्होंने मार्को सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जो सऊदी अरेबिया जाते हुए उन्होंने अपनी एक बात की है, स्टीव विटकॉफ ने भी, उन्होंने कहा है कि हर सूरत दूसरे मरहले की तरफ गजा सीज फायर जाएगी। पहला मरहला ख़त्म होने के बाद, जिसकी 2-3 स्टेजेस हैं, उसके बाद दूसरा मरहला शुरू होगा, और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अरब ममालिक एक मुतबादिल प्लान पेश करें। तो वो जो 2000 बम और ये और वो पैसे वैसे तो दे दिए, अब करना क्या है उसका? इसराइल जो है वो प्रोजेक्ट इसराइल, मैं अब नहीं जानता, लेकिन जो प्रोजेक्ट इसराइल था वो मेरा ख्याल है कि वो भी नाकाम हो गया। उसने कुछ ख़ास डिलीवर नहीं किया, मतलब उसकी एक जो होता है ना कि डिलीवर उसने नहीं किया, और उसकी अब इतनी कोई इफादियत है सच कि भाई, क्योंकि गज़ा का मुतबादिल प्लान जो पेश हो रहा है, जिसके ऊपर काम हो रहा है, अब ये फाइनल होगा तो बात हम कर लेंगे इस पर, लेकिन मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, वो इजिप्ट और कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई और बाकी सारे ममालिक, उसमें यह है कि हमास उसका हिस्सा नहीं होगी। ये बात वही है जो पहले तैयार हो चुकी है, हमास हिस्सा नहीं होगी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी भी किसी और रंग में होगी, यानी उसका जो ज़ाहिर है उसमें हो सकता है महमूद अब्बास हो सकता है नई क़यादत आ जाए, कोई कमेटी बने, कोई ऐसे लोग हों जिन पे सब मुतफिक हो जाएं, हमास के लोग भी ना हों, उधर के लोग भी ना हों। और इसी दौरान जो है वो कतर और सऊदी अरेबिया और यूएई जो है वो मैसिव फंडिंग करेगा, यानी वहाँ पे जो तामीर नौ है और वो करेगा। 65% इलाके जो हैं वो तबाह हैं, मुकम्मल तौर पे बिल्डिंग्स तबाह हैं। तो ये जो प्लान तैयार हो रहा है उसमें यह है कि 3 से 5 साल की मुद्दत में वो सारे जो इलाके हैं वो दोबारा तामीर होंगे, लेकिन कोई फ़लस्तीनी गज़ा से बेघर नहीं होगा, वो मुस्तकिल गज़ा में फ़लस्तीनी रहेंगे। उनका पॉलिटिकल सिस्टम आगे कैसे बनता है वो बाकी बात की बात है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसे बनता है, किस पे कंसेंसस होता है, कौन से लोग लीड करते हैं क्या, और ये भी नहीं हो रहा कि वहाँ पर जो है वो बाहर के ये ही अरब ममालिक या यूनाइटेड नेशंस या बाकी यूरोपीय मुल्क जिन पे सबको इत्तेफाक हो वो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे इस दौरान। तो और ये मुतबादिल प्लान जो है ये तैयार हो रहा है, और ये चूँकि तैयार हो रहा है तो इसीलिए
वो जो था कि जो मैंने कल भी कहा था ना कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, देखिए प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने पहले भी एक दफ़ा याद है बात की थी कि न्यूक्लियर गिरा देंगे अफगानिस्तान पे, ऐसे वो बातें करते हैं, पुश करने के बाद वो ये जगह छोड़ते हैं कि इस पे वो अमल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे यूरोप के साथ, यूरोप ने कहा कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं यार, तो वो यूरोप को उन्होंने कहा अच्छा मजाक कर रहा हूँ, जाओ अपने 500 बिलियन के मिनरल्स लेके निकल जाओ साइड पे ज़ेलेंस्की। तो उन्होंने करके दिखा दिया, नेटो निकले, मतलब उन्होंने कर दिया। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो लेकिन उनको ये भी जो उन्होंने बात की कि ऑल हेल ब्रेकआउट और ये सारी बात और ये वो, तो उससे वो तो 24-48 घंटे तक किसी को दुनिया में समझ ही नहीं आएगी क्या होने जा रहा है। लेकिन ये है कि बाद में वो ये हुआ कि नहीं जी दूसरा प्लान आएगा, वरना ये प्लान है। तो उसके नतीजे में जो अरब ममालिक हैं बाकी मुल्क वो भी आए कि भाई एक मिनट ठहरो, हम ये दो रियासत और गजा, तो हमने कोई प्लान तो तैयार करके रखे ना मुतबादिल, जो हम पेश करें सामने कि भाई ये प्लान नहीं है तो ये प्लान होगा। तो वो तेजी के साथ प्लान अमल दरामद पे शुरू हुआ। काफ़ी वो प्लान पे पहले असल में बात हो चुकी हुई थी, रशिया चाइना इन्वॉल्व हुए थे, ये हमास और पैलेस्टीन अथॉरिटी की डेलीगेशंस गए थे, कुछ पर्सनैलिटीज़ फाइनल हुई थी, कुछ नहीं हुई थी, तो काम सारा हो चुका हुआ था, लेकिन उसमें तेज़ी आ गई। तो हमने कहा तेज़ करो। देखना सिर्फ ये है कि अच्छा ये जो प्रेसिडेंट पुतिन है ना, ये बात आप जहन में रखें कि जो मैं कह रहा हूँ सिस्टम जा रहा है, ये सिस्टम एक आलमी है। तो आप ये जहन में रखें कि ये जैसे जब सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ ना, बल्कि उससे पहले ही जब ये ब्रेज़नेव का दौर आया, सॉरी गोर्बाचोव का, तो गोर्बाचोव का दौर है, तो 85 से लेके आप समझें कि ये कोई 91 तक जो है, 91-92 तक, और फिर उसके बाद पूरी 90 की दिहाई में ये एक नया तबका बन गया था रूस में जो ओलिगॉर्ग्स कहलाते हैं। ओलिगॉर्ग्स, अच्छा ओलिगॉर्ग्स जो हैं ये जनाब, ये वो लोग जो अरब खरबपति बिलियनर्स हुए, और ये इसलिए हो गए कि जी इनकी फॉरेन जो वेस्टर्न जो बैंकिंग सिस्टम है, ये एक पूरे कार्टल्स हैं, ये आलमी लेवल पे ना एक कार्टल्स हैं बाकायदा। अच्छा जी तेल का कार्टल, अच्छा कश्तियाँ हैं, अच्छा जी वो पार्टीज हो रही हैं, बिलियनर उस दौर के, एक तो आज के ही बिलियनर्स हैं ना जो कि एआई की दुनिया में, लेकिन उस दौर के बिलियनर, अच्छा जी असले का कारोबार हो रहा है, अच्छा जी उसमें जो है वो बैंकिंग सेक्टर में भी है, अच्छा जी अदालतों में भी इन्फ्लुएंस है, अच्छा हुकूमतें भी गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, आगे पीछे दुनिया भर, जॉर्ज सोरोस आपको याद आ रही है जमहूरियत, ठीक है ना, ये सारा खेल चलता रहा। अब ये है कि यूएसएड अच्छा कहाँ भेजनी है, कहाँ नहीं भेजनी, कहाँ पे कलर रेवोल्यूशन लाना है, कहाँ नहीं लाना, कैसे करना। तो उस ज़माने ये बड़े स्ट्रांग हो गए ओलिगार्क्स। जब पुतिन आए ना 2000 में, तो ये उनके 7 ओलिगार्क्स बड़े स्ट्रांग हुए थे, उन्होंने सातों को, ये ओलिगार्क्स कुछ बाहर भी हैं जो कि अभी, यानी कुछ ऐसे हैं जिनके पाबंदियां लग गई थी 2 साल पहले, यूरोप में उनकी दौलत जब्त हो गई थी, ये सारा हो गया था, तो वो ओलिगार्क्स ऐसे हैं जो पुतिन के साथ भी, लेकिन कुछ ओलिगार्क्स 7-8 ऐसे थे जो कि सारे मीडिया को और वहाँ के सारे सियासत को और सारा जो है आप समझ लें कि वहाँ का किसी के पास वो जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, कोई सड़कों का है, कोई अदालतें चलाता है, कोई पुलिस सिस्टम देखता है, वो ओलिगार्क्स चला। वो मतलब है कि भाई बोरिस येल्सिन के दौर में, पुतिन के आने से पहले वो ओलिगार्क्स ही चलाते थे पूरा रशिया, और बिलियनर्स हो गए थे वो, क्योंकि ये जैसे दीवार गिरी, दीवार बर्लिन, तो वो इनका एका हो गया, वो बिलियनर्स ओलिगार्क्स। पुतिन ने बोला तो 7-8 बंदे थे, उनको बुला के सारी बात, उन्होंने कहा कि यार एक मिनट ठहर जाओ, जितना पैसा वैसा खा गए हो, जितनी लूटमार तुमने की है वो सारा अपनी जगह, ये वो ठीक है, कहीं कोई उधर सेट है, एकदम मैं तुमसे कहूँगा कि पैसे वहाँ से विड्रॉ करो, तो जाहिर है कि रशिया उस वक्त कमज़ोर पोजीशन में था। तो पुतिन ने उनसे कहा कि भाई आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी करें, अपनी सियासत में मुदाखलत ना करें। लेकिन उन्होंने कहा तो कैसे पॉसिबल है, हाँ ये हमारा वज़ीर लगाओ, हमारा मुशीर लगाओ, हमारा वज़ीर लगाओ, मुशीर लगाओ। तो 2000 से लेके 2000 से लेके ये आप समझें 2012-13 तक प्रेसिडेंट पुतिन उन ओलिगार्क से लड़ते रहे। आखिरी ओलिगार्क को पकड़ के उन्होंने जेल में डाल दिया था, वो 9 साल के लिए डाला था, 14 साल तक वो जेल में रहा। और उसके बाद ही हुआ कि सिर्फ एक जनरेशन लगी कि रशिया दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, उन ओलिगार्क से निकल गया। लेकिन वो ओलिगार्क्स ये थे जो पहली जंग अजीम या दूसरी जंग अजीम के बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर बना है सारा, तो जिसमें एलीट क्लास है ना, यार ये कौन है जी, ये वो है, इसकी बड़ी लाइनें आईएमएफ के अंदर, अच्छा इसके आईएमएफ से लाइनें बुलाओ यार, जल्दी बुलाओ यार, इसको बैठाओ किसी जगह, ये कौन है जी, इसको जानते हैं ना, समझे वो नहीं है वो बंदा, वो ऑयल कार्टेल है, वो वहाँ सफारतकारी, यूनाइटेड नेशंस, आगे पीछे दाएं बाएं ग्रुप, ये एक इंटरनेशनल एलीट क्लास बन गई।
यानी वो हर जगह हर वक्त मौजूद हैं, मुख्तलिफ जगहों पे लॉबिंग फर्म्स काम कर रही हैं, हुकूमतें गिरा रही हैं, बना रही हैं। मैं वक्फे में भी जाना आपको से पहले आपको सिर्फ एक बात ये बताऊं कि मैं हमेशा ये पिछले कई सालों से ये बात सोचता था, अक्सर लोगों से बात भी करता था कि अमेरिका कोई जंग क्यों नहीं जीत रहा मतलब अमेरिका कोई जंग जीत क्यों नहीं रहा। यानी अफगानिस्तान में, इराक में, बाकी जगहों पे अमेरिका कोई जंग नहीं, वियतनाम इधर उधर अमेरिका जंग नहीं जीता। खासतौर पे ये जब से 9/11 के बाद से लिबिया में कोई जंग नहीं जीत रहा, अफगानिस्तान में ये जंग क्यों नहीं जीत रहा। तो ऐसे ही एक दफ़ा मैंने कहीं बात ये सुनी, लेकिन वो मुझे किसी ने यानी कोई यूरोपियन डिप्लोमेट उन्होंने बात की कि वो कहते हैं कि अमेरिकन जो हैं ये हम लोग जीतने के लिए जंग नहीं करते, हम जंग इसलिए छेड़ते हैं कि वहां पे एक ऐसा उसके बाद एक ऐसा क्योस खड़ा हो जिसमें हमारी जरूरत रहे। अगर हम जंग जीत जाएंगे तो पीस टॉक्स होंगी ना, पीस एग्रीमेंट होगा और मामला हल हो जाएंगे। और हम एक ऐसा क्योस खड़ा रखते हैं कि ये पार्टी वो पार्टी, और ये पुराने ब्रिटिश एम्पायर की ट्रिक्स हैं कि जब जाओ तो ऐसे पंगे पीछे छोड़ के जाओ कि जिसके नतीजे में बार बार बुलाया जाता रहे आपको कि जी इधर तशरीफ लाइए ना हजूर, देखें ना ये मसला है कैसा है। और वो आउटपोस्ट के तौर पे जो ब्रिटिश एम्पायर है वो बरतानिया पहली दफ़ा ब्रिटिश को साइडलाइन करके अमेरिका फैसले कर रहा है, ट्रम्प उनका अपना ग्रुप फैसले कर रहा है, ये भी बरतानिया के लिए क्यों, बरतानिया की इमेज रहे ना कि जो भी फैसले होने हैं, ठीक है ना, मतलब पहले मार्क लाइक ग्रांट आएंगे तो फिर कॉन्डीजर ऐसे आएंगी ना, पहले इस तरह होगा तो इस तरह होगा, ठीक है ना, पहले बरतानिया से बात होगी तो पहले ये पूरी दुनिया में। तो मसले की बरतानिया साइड पे उधर अमेरिका जो है वो डायरेक्ट डीलिंग कर रहा है रशिया के साथ, जो मैंने याल्टा की बात की थी। तो ये जो वो सारे ग्रुप्स हैं ना कि यार मैं फोन उठाता हूँ ना, मैं बात कर, मेरी बड़ी लाइन है जी वॉशिंगटन, ओ यार मेरी IMF को मसला नहीं, मेरी बात है वो यार इसको बनाओ इसको हुकूमत है यार, इसको जल्दी जल्दी लगाओ यार फलानी जगह पर, इसकी बड़ी लाइन सेट है यार, इसकी बड़ी, ये सारा का सारा खत्म हो रहा है सिलसिला, सारा सिलसिले खत्म हो रहे हैं। ऊपर जब डायरेक्ट डायलिंग हो रही है तो नीचे वो कांग्रेसमैन से मेरी बात कराओ, उससे बात कराओ, चाहे लॉबी होगी है कि लॉबी उसको खड़ा करेगी, चाहे उसके तहत वहां पे हुकूमत गिरेगी, चाहे देखना यह है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई पीस टॉक्स करवा के इस यूक्रेन के मामले को हल कर देते हैं पुतिन के साथ, या कोई ऐसा पंगा हमेशा की तरह जो कई सालों से हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि भाई इतने अरब डॉलर खर्च हो गए लेकिन वो पीछे पक ऐसी छुट गई कि US एड भी जा रही है, तो वो अच्छा दोनों पार्टियां 3-4 पार्टियां भी मिली हुई हैं, अच्छा जी क्या करें, अच्छा जी वो स्कूल बनेंगे, स्कूलों को पैसा खा गए, अस्पताल बनेंगे, अस्पतालों को पैसा खा गए, हुकूमतें गिरा रहे हैं, बना रहे हैं, मुजाहरे शुरू हो गए, ये हो गया, इलेक्शन हो गए, फिर गिर गए, फिर ये हो गया, फिर तो लॉबीज बन गई। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर तो यूक्रेन की पीस टॉक्स होती हैं और पीस एग्रीमेंट में तय हो जाता है कि अगला इलेक्शन ये होगा, और इलेक्शन के नतीजे में आपको पता है ना, ये ज़ेलेंस्की ने भी 2 नंबरी की थी आके, ये मैं अब क्या कहूँ बात, वो तो फारिग उसको कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन होगा और वहाँ की जो मकबूल क़यादत है वो इलेक्ट होकर आ जाएगी, और वो रशिया के साथ मामला को ठीक उसने रखे हुए थे। लेकिन ये 2014 में विक्टोरियन इंग्लैंड के बाद जो सारी गड़बड़ हुई तो मामला सारे खराब हुए। तो अब ये है कि अब वो पूरा जो कार्टल्स है ना, ओलिगॉर्क्स कार्टल्स, वो जो सारा WHO, ये कौन है जी WHO की फंडिंग खत्म हो रही है, ये कौन है जी UN का सफीर है, वो UN की फंडिंग, मैंने आपसे कहा ना ये सारा चूंकि एक सिस्टम ही तब्दील हो रहा है इसलिए इसको हजम, और इसमें लगेंगे हफ्ते महीने, आगे जाके शी जिनपिंग आएंगे, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है। लेकिन यह है कि इसको लोगों के लिए अभी ज़रा थोड़ा समझने में उनको देर लगेगी, जब तक वो उसकी अलामा ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएंगी कि भाई मालियाती निज़ाम कैसे चलेगा आगे, कैसे होगा, अगर उसमें वर्ल्ड बैंक के अंदर रशिया पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अमेरिका भी पीछे हट रहा है, तो पैसा वर्ल्ड बैंक में कौन डालेगा, IMF में कौन डालेगा, अगर वहाँ इतना बड़ा रिसेशन आ रहा है, सूरत हाल मईशत की ख़राब होने जा रही है मगरबी ममालिक में भी, तो वो क्या दूसरे मुल्कों की मदद करेंगे। वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है आज बगैर कार्रवाई के मुलतवी कर दी गई थी। देखिए ये मामला अदालतों में, और यहाँ पर मैंने कहा नहीं पूरा सिस्टम क्योंकि लिंक्ड है ग्लोबल सिनेरियोस के साथ, कोई जजीरा तो नहीं है, जजीरा हो भी तो वहाँ पर भी मामला फिर जो दुनिया के में वाक़यात पेश आ रहे हैं, तो दुनिया तमाम जो है वो इस वक्त देख रही है कि व्हाट नेक्स्ट। अब देखिए मैंने जैसे आपसे एक अपनी बात की कि ये प्रोजेक्ट इसराइल जो है ये फेलियर की, इसकी ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि असला, उनसे पूछा कि हमने असला क्यों दिया है, उन्होंने कहा इसलिए कि असला उन्होंने ख़रीदा है, इसराइल ने ख़रीदा है, यानी एड नहीं है,
इसराइल ने खरीदा है, इसराइल पे करेगा इसका। पहले ये बात होती थी कि जिस मुल्क को आप सबसे ज़्यादा एड दे रहे हैं, मिलिट्री एड वो दे रहे हैं इसराइल को, अगर इसराइल ने असला खरीदा है तो इसका मतलब है इतना ज़्यादा असला उसने किस लिए खरीदा है, जो कि पीस टॉक्स पे आगे चल रही हैं और अरब ममालिक जो हैं वो, इसका मतलब है कि पहले जो नुकसान हुआ है वो नुकसान शायद पूरा करने जा रहे हैं इसराइल। तो इसराइल कोई ऐसा कोई मामला मेरा नहीं ख्याल कि इसराइल की वजह से, क्योंकि इसराइल जो है वो खुद अपनी जगह एक प्रॉब्लम है और वो ठीक है कि वो बस एक उस वक्त सोच होगी, हो सकता है इसराइल को भी कहा जाए कि आप कहीं और जाके आबाद हो जाएं या कुछ करें, लेकिन यह शायद ऐसी ही रहे इसराइल अपनी जगह। लेकिन वो प्रोजेक्ट उसकी कोई ऐसी अहमियत नहीं रही, खासतौर पर ये जो बात हुई है ना कि हमास अपनी जगह रही, फ़लस्तीनी अपनी जगह रहे, अरब उनका दूसरा मुतबादिल प्लान पेश कर रहे हैं, अरब ममालिक में ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। और यहाँ पर आप सोचें ना, स्विट्ज़रलैंड भी हो सकता था, कोई यूरोप का मुल्क भी हो सकता था, लेकिन वो सारे के सारे एक तरफ चले गए। इवन हंगरी आप देखें ना, विक्टर, कई मुल्क ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन लेके खड़े रहे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ। कई दुनिया के लीडर्स ऐसे हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अच्छे बुरे वक्त में खड़े रहे और उन्होंने बिल्कुल मामलात ख़त्म नहीं किए। प्रेसिडेंट ट्रंप याद रखते हैं वैसे कि उनके अच्छे या बुरे वक्त में कौन साथ रहा, कौन नहीं रहा। ये आलमी सतह पर भी ये बात नज़र आएगी आपको, और ज़रूरी भी नहीं, कुछ ऐसे हैं कि बस उन्होंने उनका जो था सिलसिला वो करके उनको हिसाब किताब बराबर कर दिया। लेकिन ये बात बड़ी अहम होती है बहरहाल, ये प्रेसिडेंट पुतिन या ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो कि लड़ते, मुखालफतें बर्दाश्त करके, और असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो रही हैं, और कभी वैगनर ग्रुप का सरबराह कोई उसके अंदर बगावत हो गई और ये हो गया, मतलब बहुत कुछ होता रहा। तो अच्छा देखना भी है कि वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो ब्रिटिश ओल्ड प्लेबुक थी कि जी जाएं तो पीछे कोई मसला छोड़ के आ जाएं ताकि हमारी ज़रूरत पड़ती रहे। भाई लीबिया में हटा दिया गद्दाफी को, आगे क्या करना है, अच्छा जी टीम्स घूम रही हैं, यूएस एड जा रही है, मिशन जा रहे हैं, फलां हो रहा है, ढिमाकना हो रहा है, तो एक सिलसिला चलता रहे। दरमियान में ये आपके कुछ लोग तो बड़े अच्छे हैं जो दुरुस्त काम कर रहे हैं, दरमियान में भी ये पूरे माफियाज कार्टल्स लगे हुए। अच्छा जी ये कौन है, ये दवाइयाँ बनाता है, ये कौन है जी ये काम करता है, अच्छा ये बड़ा फार्मास्यूटिकल का ठेकेदार है, फलाना ढिमाकना, ये कौन है जी फलाना असला साज फैक्ट्री का, बाकी आगे चलता रहे। फॉर एवर वॉर्स जिसको कहते हैं ना, हमेशा जंगें चलती रहें। तो अगर पीस एग्रीमेंट हो जाएगा तो फिर उसके बाद मामला ख़त्म हो जाएगा, जैसे ईस्ट तैमूर में हुआ, बाकी जगहों पे तो मामला तो ख़त्म हो गया भाई, वहाँ पे लोग आगे निकल गए। देखना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ये ओल्ड जो अमेरिका से पिछली एम्पायर थी उसकी प्लेबुक को लेके आगे चलेंगे कि जहाँ से निकलो एक पीछे मसला छोड़ के आ जाओ अक्सर जगहों पे, ताकि वो पक पक होती रहे और हमारी दरमियान में ज़रूरत पड़ती रहे। और फिर हम यहाँ से अपनी जो सारा हमारा जो सिस्टम्स हैं मुख्तलिफ हुकूमतों को गिराने का बनाने का वो चला के हम पेश करते रहें आगे। और वो अमेरिकन पहली दफ़ा अमेरिका ने अपनी पॉलिसी वहाँ पे उनके नए लोग जो सामने आए हैं वो नई सोच के साथ सामने हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कहा कि जब मैं कह रहा हूँ तो आई मीन इट, लेकिन ये है कि उसकी इंटरप्रिटेशन आपसे कैसे करनी है, तो फिर वो फ़ौरन बात एक दूसरी बात भी आ जाती है। अच्छा अगर ऐसे चाहते हो कि ऐसे नहीं करना तो प्लान पेश कर दो। अब उन्होंने यूरोप से ये क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई एक मिनट आप इसके पैसे बढ़ा दें, नेटो में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, अमेरिका पैसे दे रहा है आपको, और आप जो हैं वो अमेरिका में आके इन्वेस्टमेंट करें। तो मुझे बताएं कि अब लोग इस वक्त दुनिया में सोच रहे हैं कि वहाँ पे यूरोप में जो मैंने आपसे कहा ना, ये पूरा यूरोप के अंदर ये एंजेला मर्केल के दौर में या उससे पहले ये सीरिया में जंग छिड़ दी, सीरिया में जंग हो गई जनाब, लीबिया में जंग हो गई, हज़ारों की तादाद में इमिग्रेंट्स पहुँच गए। अब वो पेरिस में बाकी जगहों पे आप कहीं जाएं यूरोप के अंदर, वहाँ पे टेंट्स लगे हुए हैं, वहाँ पे जनाब वो आगे लगा रहे हैं पेरिस में, कभी कोई उसमें अफगान निकला है, कभी और नेशनलिटी का निकला है, गोली मार दी, आगे लगा दी। आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप पाकिस्तान में अचानक हज़ारों की तादाद में लोग आ जाएं और यहाँ सड़कों पर या किसी मुल्क में दुनिया के ऐसे हो कि वो मुल्क जो है उधर जाके वो हंगामे शुरू कर दें, तो वो उस मुल्क के रहने वाले क्या सोचेंगे। तो मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि जिसको हम कहते हैं ना बहुत जालिमाना बात हो रही है, बहुत जुल्म कर रहे हैं वो अपने मुल्क से इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल के, तो बात ये है कि भाई वो एक तो तरीके से फिर आगे प्रोसेस करें ना, आगे काम करें, एक उसमें जाएं, उनके सोसाइटी का हिस्सा बन जाएं, उनकी कोई ज़रूरत हो, अच्छा वहाँ पर कोई स्किल सीख लें। सड़कों में निकल के आग लगा रहे हैं, रोडों में पड़े हुए हैं, अच्छा बस यहाँ एक दफ़ा पहुँच जाओ, आगे काम धंधा कुछ नहीं करना, यही मुल्क पालेगा। तो वो करते करते अमेरिका ने वो करके दिखा दिया डिपोर्टेशन, वो अमेरिका को ग्रेट अगेन करना है ना। अब ये मेक यूरोप ग्रेट अगेन कैसे होगा, और क्या वो हर मुल्क को मेरा ख्याल है दुनिया में जो भी मुल्क ऐसे हैं जो कि जिनको आगे जाना है, आप देखें यूएई हमारे सामने है, कतर हमारे सामने है, बेशुमार मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे अच्छा चाइना के दरमियान में कह रहा है कि यूरोप को हमारी ज़रूरत हो तो हम हाजिर हैं। और ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें चाइना, लेकिन वो तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तो चाइना तो एक अलग सिस्टम है, लेकिन चाइना ने उनको भी पेशकश की है। लेकिन ये है कि वो ज़ाहिर है चाइना से चाहेंगे इस वक्त ताल्लुकात अपने बेहतर करें, वो चाइना के फड्डे में क्यों बढ़े, वो तो एशियन नेटवर्क खोलने जा रहा था, वो तो
नेटो फारिग हो गया, एशियन नेटो खा खुलेगा जापान में। तो बात यह है कि अब इसमें ये देखना है कि आने वाले दिनों में एक तो ये है कि क्या पीस कायम होता है वहाँ पे, मुकम्मल अमन कायम हो जाता है, ये फॉरएवर वॉर ना हो यूक्रेन में और ये एक जगह रुक जाए मामला, ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ से कहानी आगे चले। दूसरा ये है कि फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो है क्या अपनी फौजें यहाँ से निकाल के चाइना की तरफ, यानी उधर देखिए वो भी किस्सा ख़त्म हो गया ना कि रशिया और चाइना की लड़ाई हो जाएगी आपस में। ये अफगान जहाज से पहले हो गया था ना, अगर चाइना खड़ा होता, ये जो निक्सन यहाँ से होके गए थे, तो मसला ये है कि चाइना अगर सोवियत यूनियन के साथ खड़ा होता तो सोवियत कभी नहीं टूटता। इस वक्त वो ऐसा नहीं हुआ, चाइना और रशिया इकट्ठे और करीब हो गए और करीब हो गए और वो अलग नहीं हुए, जिसकी वजह से रशिया जीत गया। तो ये हिस्ट्री जो है ना, अब उसमें ये है कि ये जैसे दूसरी वर्ल्ड वॉर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारा कुछ ऐसे हुआ, फिर सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो उसके नतीजे में एक और दुनिया मर्ज हुई, फिर उसके बाद ये है कि 9/11 के बाद एक और मामला हुआ। लेकिन अब जो है वो ये जो रशिया और अमेरिका की डायरेक्ट बातचीत हो रही है, वो बातचीत सिर्फ महदूद तो यूक्रेन तक नहीं रहेगी ना, उसमें बात आगे भी चलेगी। शी जिनपिंग है, नॉर्थ कोरिया है, उन्होंने कहाँ जाना है, किस ब्लॉक में किसका हिस्सा बनना है, और नेटो को रशिया के साथ लड़ना है तो नेटो लड़ती रहे, वहाँ पे रहे। अमेरिका उसका हिस्सा नहीं है और अमेरिका डाल देगा थोड़े से पहले। अमेरिका को क्यों चाहिए होगा नेटो? देखिए ना, अमेरिका को नेटो क्यों चाहिए? मैक्सिको से खुद बात कर रहा है, कनाडा से उसने खुद बात कर ली, तो वो उसको नेटो किसके लिए चाहिए होगा? जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।